हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे। और मैं हूं आपका अपना विनीत कौशिक। और बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर लेक्चर में? तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बच्चों, आपने मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज रैंडमली पढ़ ली हैं, लेकिन अभी तक हो सकता है आपको उनका लॉजिक नहीं पता होगा, एक्सप्लेनेशन नहीं पता होगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। जैसे हमें ये पता है, कई बार ये बात हमारे सामने आ चुकी है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो लॉजिकली नहीं पता कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आखिर होता क्यों है ना। मतलब अगर किसी कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर होगा। तो अंदर क्यों नहीं होता, हमें ये एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हमने आपको ध्यान हो तो हमने जिस लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, तो उसमें बच्चों हमने एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो ऑलवेज कंडक्टर के परपेंडिकुलर ही होती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ही निकलेंगी एंड 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ही एंटर होंगी। तो वहां जस्ट मैंने भी बोला था आपसे कि यहाँ जस्ट एक प्रॉपर्टी के रूप में हम इसे मेमोराइज रखते हैं कि ऐसी एक प्रॉपर्टी है। और मैंने आपको, अगर आपने वो वीडियो मेरी देखी हो तो मैंने आपको उसमें बोला भी था कि एक दिन हम इनको अच्छे से लॉजिकली एक्सप्लेन भी करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। तो इस तरह से और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, मतलब कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहता है ना। तो इस तरह से ये सारी प्रॉपर्टीज हम आज के इस लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाले हैं लॉजिकली। और मैं समझता हूं कि आज आपको बहुत ही डीप इनसाइट नॉलेज मिलने वाली है कि जिसे कहते हैं ना डीप स्टडी। तो आज आपकी वही होगी, हम डीप स्टडी करेंगे इन प्रॉपर्टीज की कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो बच्चों यही आता है कि ये सर आइसोलेटेड कंडक्टर क्या है। तो बच्चों आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। पिछले 2-3 साल में जब से ये कोरोना आया है आपने सुना होगा एक वर्ड बहुत कि अरे उनको कोरोना हो गया है और वो आज की डेट में आइसोलेटेड है ना। आइसोलेटेड तो आइसोलेशन में है, ये भी वर्ड था, है ना। तो आइसोलेटेड या आइसोलेशन का मतलब था, आप सोचिए क्या हो रहा था वहां कि जो किसी बंदे को मान लीजिए कोरोना हो गया था तो उनको क्या है साहब एक सेपरेट रूम में डाल दिया गया और उनको बोल दिया गया कि आप इस कमरे में ही रहेंगे और ना अपने फैमिली मेंबर से मिलेंगे ना ही अपने किसी सोसाइटी में गली मोहल्ले में किसी से मिलेंगे। कहने का मतलब जो बंदा आइसोलेटेड है उसका अपनी सराउंडिंग से कोई इंटरेक्शन नहीं है, अकेला है वो, तन्हा है वो, है ना। तो वही आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब है एक ऐसा कंडक्टर जो ना किसी बैटरी से कनेक्ट हो, ना किसी सेल से कनेक्ट हो, ना ही किसी किसी दूसरे कंडक्टर से कनेक्ट हो। वो एकदम अकेला है, उसके आसपास कुछ भी नहीं है, ना बैटरी, ना सेल, ना कोई कंडक्टर। वो एकदम अकेला है, वो एकदम तन्हा है, तन्हाई की जिंदगी जी रहा है ना। तो एक ऐसा कंडक्टर है वो। तो हम जो भी स्टडी करेंगे, हम जो भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वो किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? आइसोलेटेड कंडक्टर के बारे में। तो आइसोलेटेड कंडक्टर क्या है ये आपके समझ में आ गया होगा। तो बच्चों सबसे पहली प्रॉपर्टी है आइसोलेटेड कंडक्टर की कि इफ अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, if a conductor is placed in a external electric field then electric field inside the conductor will be zero। अगर हम किसी कंडक्टर को, आइसोलेटेड कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वो कह रहा है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो होगा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, है ना। तो बात आती है बच्चों कि ऐसा होता क्यों है, बात आती है ऐसा होता क्यों है ना। तो
तो अब आप देखेंगे कि फिजिक्स कितनी मजेदार सब्जेक्ट होती है, फिजिक्स कितने लॉजिकली चीजों को एक्सप्लेन करती है, मतलब सामने वाले पर ये कहलवा देती है कि हाँ भाई ऐसा होगा, है ना। तो इस एक्सप्लेनेशन को करने से पहले, मतलब अब हम ये एक्सप्लेन करेंगे लॉजिकली, ये चीज एनालाइज करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों हो रहा है। तो उससे पहले बच्चों एक चीज समझना जरूरी है कि मेटल की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। मैं इसको आपको, जब आपको याद हो मेथड्स ऑफ चार्जिंग जब हमने पढ़ी है, तो मैंने आपको पहले वहां डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर और कंडक्टर मेटल्स की आपको इंटरनल स्ट्रक्चर समझाई थी, है ना। तो वही रिपीट कर रहा हूं मैं कि ये कोई मेटेलिक पीस है, सपोज कोई मेटल प्लेट है, तो मेटल के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव आयंस होते हैं, है ना। और उन पॉजिटिव आयंस के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि वो इनसाइड द मेटल हियर एंड देयर आराम से क्या करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। क्लियर। और जो पॉजिटिव आयंस हैं वो इमोबाइल होते हैं, कहने का मतलब वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे और वो जहां है वहीं की वहीं रहेंगे, केवल मोशन कौन करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर बच्चों ये पिक्चर मेरे को पता है तो इस बात को जस्टिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है ना। और जो कहते हैं ना बेसिक्स, हर बात कब कहा फिजिक्स में, ये जो मैंने आपको नेटवर्क वाली बात कई बार समझाई होगी कि फिजिक्स में हर कॉन्सेप्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे से लिंक होती है। पता नहीं कब कौन सी कॉन्सेप्ट कहां पर आके एकदम जिन्न की तरह प्रकट हो जाए, है ना। तो बेसिक जो लास्ट जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमको सब पता होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, तो आखिर सिचुएशन क्या है बच्चों, ये है आपका एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, एक एक वर्ड का मतलब समझाऊंगा आपको मैं। ये क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है बच्चों फील्ड ऑफ एनी अदर चार्ज। मतलब फील्ड भाई किसी चार्ज का ही होगा, तो कोई चार्ज है, मान लो कोई पॉइंट चार्ज हो सकता है, वो लाइन चार्ज हो सकता है, शीट चार्ज हो सकता है, वट। तो ये कोई चार्ज है और उस चार्ज का ये क्या है साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको मैं बोल रहा हूं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और ये साहब मेरी मेटल प्लेट है। ठीक है, ये मेटल प्लेट है। मैं इस मेटल प्लेट को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने जा रहा हूं। ठीक है साहब। तो ये साहब हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने ये मेटल प्लेट रख दी। ठीक है। मान लो ये सरफेस है इसका ए और ये सरफेस है साहब बी। क्लियर। ये आपका ए। अब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को मैं देखूं तो इसके अंदर ये पॉजिटिव आयंस हैं। ठीक है, ये हो गए साहब पॉजिटिव आयंस और ये हो गए साहब फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अब बच्चों ये सोचिए, थिंक लाइक अ फिजिसिस्ट। अब मेटल को मत देखिए, अब आप उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को मन की माइक्रोस्कोप में सोचिए। मन की माइक्रोस्कोप, ये जो मन वाली माइक्रोस्कोप होती है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। इससे खतरनाक माइक्रोस्कोप कुछ भी नहीं है ना। तो मन की माइक्रोस्कोप से सोचिए कि आपने एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा क्या है। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव आयंस हैं और उन पॉजिटिव आयंस के बीच में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और मैंने उनको रख दिया है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया और इलेक्ट्रॉन पर होता है चार्ज। तो मींस मैंने इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल्स हैं, मैंने उन चार्ज पार्टिकल्स को किसके अंदर रख दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया है। और आपको पता होगा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है। नहीं, तो कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इन सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाएगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि सर फोर्स तो पॉजिटिव आयंस पर भी लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, लेकिन वो मैंने आपको क्या बोला है, वो इमोबाइल है, बहुत हैवी होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, वो अपनी जगह पर ही रहेंगे। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज रखा है तो किधर फोर्स लगता है, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा ये प्लस एक्स में, तो इलेक्ट्रॉन्स पर किधर फोर्स लगेगा बच्चों, इसके अपोजिट, मतलब माइनस एक्स में। तो ये हो गया साहब इलेक्ट्रॉन का फोर्स। क्लियर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है प्लस एक्स में, तो फोर्स किधर लगेगा, नेगेटिव चार्ज पर, इसके अपोजिट बोले तो माइनस एक्स में। अब बच्चों मैं नेक्स्ट पिक्चर बना रहा हूं, तो क्या होगा कि इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन ए सरफेस से बी सरफेस की ओर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, है ना। तो ये था साहब आपका सरफेस ए और ये था आपका सरफेस बी, और इलेक्ट्रॉन्स ए से बी की तरफ माइग्रेट होना शुरू हो गए। माइग्रेट से मतलब ए से बी पर जाकर रहने लगे, ठीक है, यहां इकट्ठा होने लगे मतलब। तो कहने का मतलब सरफेस बी पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है, तो बी पर कैसा चार्ज आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव। क्योंकि यहां से नेगेटिव चार्ज गया है तो यहां क्या बचे होंगे, केवल पॉजिटिव आयंस। तो यहां कैसा चार्ज आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव सरफेस ए पर। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैं मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूंगा तो उसके उस मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर एक फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और उन इलेक्ट्रॉन्स को एक सरफेस से दूसरे सरफेस की तरफ क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा, मूव कर देगा, है ना। तो जिस सरफेस पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए हैं उस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और जिस सरफेस से गए थे उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विल डेवलप, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से पहले नहीं थे। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से पहले क्या था, पूरे उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, तो ना कहीं पॉजिटिव ना कहीं नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बी की तरफ जा रहे हैं, तो इधर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गए। अब जहां चार्ज वहां फील्ड, है ना। चार्ज है तो उसका अपना फील्ड भी तो होगा, सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब ये जो चार्ज है इनका अपना फील्ड होगा, और वो फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव साइड से निकलती है लाइन और नेगेटिव एंटर करती है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ये फील्ड हो गया। इस फील्ड को मैं बोलूंगा बच्चों ई इंटरनल। ठीक है, कहने का मतलब अब मैं दूसरी पिक्चर तीसरी पिक्चर बनाऊं, तो अब सिचुएशन ये है बच्चों कि ये मेटल पीस था, मेटल शीट थी, और इसके अंदर अब दो फील्ड हैं। एक फील्ड तो ये है जिसमें वो रखा हुआ था, मतलब ई एक्सटर्नल, और दूसरा फील्ड वो है बच्चों जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से, इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन की वजह से कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, जिसे मैं बोल रहा हूं ई इंटरनल। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अब आफ्टर सम टाइम कंडक्टर के अंदर दो फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगे, एक जिसमें वो रखा था एक्सटर्नल, और एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से जिसे हम बोल रहे हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो ये सपोज करो बच्चों ये है आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें वो रखा हुआ है ये वाला, ठीक है ना, और इसमें ये है आपका इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर किधर फोर्स लगाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो ई इंटू ई एक्सटर्नल, ई इंटू ई एक्सटर्नल। क्लियर। अब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बच्चों, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये हो गया साहब आपका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें भी यही इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, भाई ये भी तो फोर्स लगाएगा उस इलेक्ट्रॉन पर, तो ये किधर फोर्स लगाएगा बच्चों, ई इंटरनल, ये अपने अपोजिट, मतलब ये इधर है तो ये इधर फोर्स लगाएगा, ई इंटू ई इंटरनल। सही है साहब। कहने का मतलब आप ध्यान से देखिए, कंडक्टर के अंदर दो फील्ड हैं और उन दोनों फील्ड्स में एक द्वंद्व चल रहा है, एक द्वंद्व चल रहा है, एक युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है। क्या कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इलेक्ट्रॉन को ले जाना चाह रहा है ए से बी,
और जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका अपोज कर रहा है। भाई एक्सटर्नल ले जाना चाह रहा है इधर, मतलब ए से बी, और एक्सटर्नल कह रहा है कि मैं नहीं जाने दूंगा। सही है। लेकिन शुरुआत में क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, है ना, शुरुआत में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो क्या होगा, ये वाला जो फोर्स है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स है, वो ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन ए से बी जाते रहेंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ए से बी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ए से बी जाएंगे, वैसे वैसे यहां पर ये पॉजिटिव और यहां ये नेगेटिव चार्जेस बढ़ते रहेंगे। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बढ़ते रहेंगे तो जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बढ़ता रहेगा, और जब ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये आपका जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो भी बढ़ता रहेगा। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी बच्चों कि एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। क्लियर। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि कंडक्टर के अंदर दो फील्ड हैं, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और एक आपका ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दोनों बच्चों एक दूसरे के इक्विवेलेंट अपोजिट हैं। और दो वेक्टर अगर एक दूसरे के इक्विवेलेंट अपोजिट हैं तो हम जानते हैं कि उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। तो इस तरह कंडक्टर के अंदर, मेटल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। तो मैं समझता हूं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है। तो क्यों होता है कि मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। इन शॉर्ट, कंडक्टर को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगता है, और उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन एक सरफेस से दूसरे सरफेस की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो एक सरफेस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगते हैं, एक सरफेस पर पॉजिटिव आयंस बढ़ने लगते हैं, जिस वजह से एक सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। ठीक है। कहने का मतलब कंडक्टर में दो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गए। अब क्योंकि कंडक्टर के अंदर दो फील्ड हैं तो दोनों फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाएंगे, है ना। तो उन दोनों में लड़ाई होती है। लड़ाई से मतलब एक चाहता है कि ए से बी जाए इलेक्ट्रॉन, दूसरा चाहता है कि ए से बी ना जाए, मतलब वो बी से ए जाए, है ना। तो कहने का मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्योंकि शुरुआत में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है तो उस वजह से एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन जाते रहते हैं ए से बी, जिस वजह से क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं ये बढ़ते रहते हैं, जिस वजह से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता रहता है। और एक सिचुएशन ऐसी आती है जिस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स दोनों बराबर हो जाते हैं। और इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, दोनों फोर्स बराबर हो गए। जब दोनों फोर्स को हम बराबर रखेंगे तो ई इंटरनल इक्वल टू ई इंटू ई एक्सटर्नल, ई से ई कैंसिल हो गया, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अब बराबर हैं, लेकिन अपोजिट हैं। और दो वेक्टर अगर इक्विवेलेंट अपोजिट हैं तो उनका रिजल्टेंट जीरो होता है। इस वजह से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या रहता है, जीरो रहता है। तो मैं समझता हूं बच्चों कि ये कॉन्सेप्ट आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो बच्चों अब है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जो भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो रहता है, तो ये उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। बच्चों सपोज कीजिए कि कोई डिवाइस है ना, कोई डिवाइस है, बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, और वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से बचानी है। मतलब अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाती है तो सपोज वो डैमेज हो सकती है। तो अब क्या किया जाए, और हम जिस जगह पर वो डिवाइस लगनी है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहना है, ऐसा मानो, मतलब जहां पर वो डिवाइस रहनी है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहना है, और हमको उस डिवाइस को इलेक्ट्रिक फील्ड से भी बचाना है। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई रख दी मेटल, तो बाहर कुछ भी होता रहे, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या रह रहा था, जीरो रह रहा था। तो ये बच्चों एक कंडक्टर है,
और सपोज करो यहाँ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके अंदर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या होगा, जीरो रहेगा। तो कहने का मतलब ये है, जिस डिवाइस को हमें सेव करना है, बचाना है, उसको हमें एक मेटलिक केस में, एक मेटल एनक्लोजर में उसे हमें क्या करना है, बंद कर देना है। अब बाहर चाहे कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उस डिवाइस पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो होता है। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या बोलते हैं इसे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्लियर, मतलब किसी एक रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड से कंडक्टर की हेल्प से प्रोटेक्ट करना, किसी एक रीजन को कंडक्टर की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्लियर। तो बच्चों इसका एक एग्जांपल है, मैं आपको बताऊं, जैसे थंडर स्टॉर्म होता है, बिजली कड़कती है, और सपोज हम कार में बैठे हुए हैं, तो कार की मेटल बॉडी है, तो हमको सलाह दी जाती है कि अगर इस तरह के मौसम में कहीं हम फंस जाते हैं तो हम कार में सेफ हैं, हम कार में सेफ हैं और हमें नीचे नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि कार की बॉडी है एक कंडक्टर। अगर मान लीजिए उस जगह पर कार के ऊपर बिजली, जिसको हम बोलते हैं थंडर स्टॉर्म, बिजली गिरती है, तो पूरी कार की बॉडी जो ऊपर है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज वगैरह कुछ भी हो सकता है, लेकिन कार की बॉडी के अंदर जहां हम बैठे हुए हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या रहेगा बच्चों, जीरो रहेगा। तो कहने का मतलब हम वहां पर सेफ हैं, है ना, सेफ हैं। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कि आपने एक रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या कर दिया है, प्रोटेक्ट कर दिया है, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। क्लियर। अब बच्चों अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कंडक्टर के अंदर, वो दूसरी प्रॉपर्टी इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है ना। तो दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, the electric potential at all points, at all points of the, at all points of the conductor, at all points of the conductor will remain सेम, will remain same। क्या बच्चों, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स, एट ऑल पॉइंट्स, एट ऑल पॉइंट्स का मतलब है इनसाइड, मतलब अंदर, इनसाइड एंड एट सरफेस, एंड एट सरफेस ऑफ द कंडक्टर विल रिमेन सेम। क्लियर। मतलब कोई कंडक्टर है, तो जैसे सपोज ये एक मेटल स्फीयर है बच्चों, ठीक है, तो वो कह रहा है कि इसके अंदर कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो, सेंटर से लेके कहीं भी, मान लो ये सेंटर है, सेंटर से कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, या सरफेस पर कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है। तो जितना पोटेंशियल सेंटर पर होगा उतना ही पॉइंट ए पर होगा, उतना ही पॉइंट बी पर होगा, और उतना ही पॉइंट सी पर होगा। ये कह रहा है ना। क्या कह रहा है कि कंडक्टर के अंदर बाहर सरफेस पर, मतलब सरफेस है ना, सेंटर से लेके सरफेस तक हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। अब एक ऐसा सरफेस बच्चों, एक ऐसा सरफेस, ये क्या है, सरफेस ही तो है, स्फीयर का सरफेस ही तो होता है। अब ऐसा सरफेस, जैसे मानो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बताता हूं कि ये एक सरफेस है इस तरह से, है ना, रेक्टेंगुलर, तो इस पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और मैं कह रहा हूं बच्चों कि इसके हर एक पॉइंट पर, ये जितने भी पॉइंट्स हैं सब पर, इस पर पोटेंशियल बी है तो इस पर भी बी है, इस पर भी बी है, मतलब हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है बच्चों, सेम है ना। अभी हम इसको आगे लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल में, फिलहाल के लिए आपको बताया जा रहा हूं। अगर ऐसा सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो उस सरफेस को बच्चों हम बोलते हैं इक्वी, क्या, इक्वी पोटेंशियल
इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, नाम में ही मतलब छिपा हुआ। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल है ना। तो इट मींस हम कह सकते हैं दैट इज कंडक्टर, कंडक्टर इज एन, कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल, कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कंडक्टर क्या होता है बच्चों? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर तो यार ये कह रहे थे कि हम हर चीज को लॉजिकली पढ़ेंगे। बिल्कुल पढ़ेंगे, अभी चीजों को समझा तो दूं आपको कि आखिर ये पॉइंट है क्या, हमें एक्सप्लेन क्या करना है ना। तो मैं समझता हूं कि ये प्रॉपर्टी आपको कंडक्टर की समझ में आ गई होगी कि कंडक्टर के इनसाइड मतलब सेंटर, इनसाइड से लेके सरफेस तक कहीं भी कोई भी पॉइंट हो, है ना, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि उसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। दैट्स व्हाई वी से दैट इक्विपोटेंशियल कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो दोस्तों बात आती है कि ऐसा होता क्यों है ना, ऐसा होता क्यों है, मतलब हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा सिंपल है। एक्सप्लेनेशन इस प्रॉपर्टी का बड़ा ही सिंपल है। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन इसका बड़ा ही सिंपल है। और एक्सप्लेनेशन क्या है बच्चों कि अभी लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ा है और वो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल था E इज इक्वल टू माइनस dV ओवर dr। ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस dV ओवर dr, है ना। और मैं अभी अभी पढ़ के आया हूं कि कंडक्टर के अंदर कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों? जीरो होता है ना। तो मैंने कहा इस इक्वेशन से कि तू भाई इस कंडक्टर के अंदर चल। मैंने क्या कहा इस इक्वेशन से कि तू इस कंडक्टर के अंदर चल। तो कंडक्टर ने पहले ही गेट अंदर घुसने से पहले ही कह दिया कि खबरदार, अंदर तब आना जब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर लाओ, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहना चाहिए? जीरो रहना चाहिए। तो उसने धमकी दी कंडक्टर को जब वो इक्वेशन इसके अंदर आने की कोशिश कर रहा था कि खबरदार वहीं रुक जाओ, अंदर तब आना जब अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर लो, क्योंकि मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सही है बच्चों? तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इस इक्वेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अप्लाई करता हूं तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो माइनस dV ओवर dr इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? जीरो। माइनस dV ओवर dr इक्वल टू जीरो। अब मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले बच्चे समझ गए होंगे, बायो वाले भी टेंशन ना लें, उन्हें भी समझाऊंगा उनके तरीके से, है ना। तो मैं पहले मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए समझा देता हूं। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा ये क्या है? ये है डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू r। डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू r, और वो डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है हमारा? जीरो। और डिफरेंशिएशन बच्चों किसका जीरो होता है? कांस्टेंट का। इसका मतलब v का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है। दिस इंप्लाइज कि जो v है आपका वो क्या है? कांस्टेंट है। अब मैं समझता हूं कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, है ना। तो आप यहां से लेके कहीं भी लगा लो भाई, सेंटर से लेके यहां कहीं भी लगा लो, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो बी कांस्टेंट है, मतलब जो वैल्यू बी की यहां है वो यहां है, वही सरफेस पर है। बोलिए, समझ में आ गई होगी बात, है ना। अब बायो वाले टेंशन में आ गए, बोले सर हमें हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि आपने कैसे कर दिया ये। कोई बात नहीं बच्चों, ये dV ओवर dr इक्वल टू जीरो हो गया, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं dV इक्वल टू जीरो। अब dV तो जानते हो ना भाई, dV तो जानते हो, dV का मतलब चेंज। इसका मतलब v2 माइनस v1 इक्वल टू जीरो। इट मींस v2 इज इक्वल टू v1। कहने का मतलब जितना पॉइंट, कोई भी पॉइंट मान लो, ये पॉइंट 1 है सपोज, ये पॉइंट 2 है, तो वो कह रहा है कि जितना पोटेंशियल 1 पर है उतना ही पोटेंशियल 2 पर है। बोले तो पोटेंशियल कांस्टेंट है।
ठीक है, तो बच्चों ये प्रॉपर्टी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, मैं समझता हूं। तो आज के बाद आप ध्यान रखेंगे कि कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, इनसाइड से लेके सरफेस तक एक ही पोटेंशियल होगा थ्रू आउट द कंडक्टर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं। देखिए आपने देखा होगा कि कंडक्टर के अंदर, ये कंडक्टर है ना, हमने देखा यहाँ पे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है ना, बट V इज नॉट इक्वल टू जीरो। V जीरो नहीं है, V क्या है, कांस्टेंट है एक, कुछ भी, है ना। तो मैंने आपको याद हो जब हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डायपोल इक्वेटोरियल वाला पॉइंट याद करो, तो मैंने आपको वहां बताया था कि डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। और मैंने आपको वहां ये भी बोला था कि दोनों पॉसिबिलिटी हैं, दोनों सिचुएशन पॉसिबल हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो कहीं लेकिन वहां पोटेंशियल जीरो ना हो। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ई जीरो नहीं है लेकिन हो सकता है कि वहां बी क्या है, जीरो है। तो ये आपकी डायपोल में सिचुएशन मिलती है हमें। इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता लेकिन पोटेंशियल जीरो होता है। और दूसरी सिचुएशन आपके सामने कंडक्टर में है कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है लेकिन बी जीरो नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, ये आपकी डेप्थ को शो करती हैं कि आपने किसी चीज को कितना डेप्थ मतलब डीप में पढ़ा है। क्लियर है बच्चों। तो अगर आपसे कोई पूछे आज के बाद कि भाई ऐसा हो सकता है कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है लेकिन वहां पोटेंशियल जीरो नहीं है, तो आप कहते हैं बिल्कुल हो सकता है। बोले कहां हो सकता है, बोले कंडक्टर के अंदर हो सकता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता, वहां कांस्टेंट होता है। बोले अच्छा वाइस वर्सा, ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है लेकिन वहां पोटेंशियल जीरो होता है। बोले हो सकता है, डायपोल के केस में इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता लेकिन पोटेंशियल जीरो होता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो बच्चों नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी कि द टोटल चार्ज ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर लाइज एट द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, है ना, ये आगे बहुत काम आएगी। कि ये सपोज कीजिए कि ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर ही मान लो इसे, है ना, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। और इसको ऐसे फील करो, सपोज कीजिए कि चार्ज, ऐसे मानो कि चार्ज एक इंजेक्शन की तरह है। हमने सिरिंज ली और हमने चार्ज को सिरिंज में भर लिया और हमने उस सिरिंज से इस कंडक्टर के अंदर मतलब स्फीयर के अंदर चार्ज को इंजेक्ट कर दिया इसके अंदर यहां। तो ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि अगर आप चार्ज के अंदर कोई चार्ज इंजेक्ट, कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज इंजेक्ट भी कर दोगे तो वो चार्ज स्पॉन्टेनियसली मतलब खुद ब खुद आउटर सरफेस पर आ जाएगा। मतलब कंडक्टर के अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यहां पर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कंडक्टर पर अगर आप चार्ज दोगे तो वो उसके सरफेस पर ही रहेगा, ये कहना चाह रही है ये प्रॉपर्टी। अब बात आती है कि साहब ऐसा क्यों, बात आती है कि साहब ऐसा ही क्यों होगा, है ना। तो चलिए मान लेते हैं कि ऐसा ही क्यों होगा, इसको कर लेते हैं एक्सप्लेन, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा एक आपने सुना हो, देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे कोई फैक्ट होता है तो उसका कंट्राडिक्शन लेते हैं, मतलब हम उसका विरोध करते हैं कि हम नहीं मान रहे ऐसा होगा, है ना। और तब देखते हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। मतलब जैसे हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर हम कोई चार्ज देते हैं तो वो खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली सरफेस पर आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि एक बार के लिए ये मान के देखो कि हमने कोई चार्ज दिया, इंजेक्ट किया उसमें और वो चार्ज बाहर नहीं आया तो क्या दिक्कत आ जाएगी। ठीक है बच्चों, सपोज करो मैंने इसको क्यू चार्ज दिया और वो क्यू चार्ज इसके अंदर ही है, वो बाहर नहीं आया सरफेस पर। ठीक है, अब बच्चों ये है इसका सेंटर, ठीक है, स्फीयर का सेंटर है। और मैं सपोज करो ये कोई पॉइंट है आपका स्फीयर के अंदर और इस पॉइंट पी पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहता हूं। तो आप जानते हैं गॉस लॉ से मैं इसको सेंटर मानूंगा और आर डिस्टेंस का मैं एक स्फीयर ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, और गॉस लॉ कहता है बच्चों कि ई ए मतलब फ्लक्स जो होगा वो आपका क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है। अब बच्चों क्यू इन गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू इन जीरो नहीं है, इसका मतलब क्यू इन जीरो नहीं है, क्यू इन है ना, अब क्यू है ना, तो क्यू इन जीरो नहीं है तो क्यू इन इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ई इज नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ ई निकल के आएगा, कुछ ना कुछ ई निकल कर आएगा, मतलब ई विल नॉट बी जीरो, ई विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ ई निकल के आता। अगर ऐसा होता कि हमने कोई चार्ज दिया और वो चार्ज बजाय बाहर आने के स्फीयर के अंदर ही है, अंदर ही रह गया, तो अगर ऐसा होता तो उस मेटेलिक कंडक्टर के, उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं होता। और जबकि पहली प्रॉपर्टी तो हम यही पढ़ के आए हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो होता है। अब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है बच्चों हमें, तो इसका मतलब ये क्यू इन जीरो रहना चाहिए, और क्यू इन जीरो तभी हो सकता है कि हमने ये क्यू चार्ज दिया था और ये क्यू चार्ज कहां पर आ जाए, सरफेस पर, तो गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू इन क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अगर हम कंडक्टर को कोई चार्ज देते हैं तो वो चार्ज ऑलवेज कंडक्टर के आउटर सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी है और बड़ी ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर और जस्ट आउटसाइड इट इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है बच्चों, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, तो मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर दूं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि सपोज करो बच्चों ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, चार्ज कंडक्टर, मान लो इस पर एक सपोज पॉजिटिव चार्ज है ना, तो वो ये कह रहा है कि पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लिया, मान लो ये पॉइंट ले लिया मैंने कंडक्टर पर, पॉइंट पी, ठीक है, ये, तो वो कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर और जस्ट आउटसाइड इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये कह रहा है वो कंडक्टर के सरफेस के बिल्कुल क्या होगा, परपेंडिकुलर। बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का ऑलवेज, मतलब 90 डिग्री के अलावा कोई और एंगल नहीं बना सकता वो, है ना। तो कोई तो लॉजिक होगा, है ना। फिजिक्स बड़ी मजेदार सब्जेक्ट होती है बच्चों, हर चीज का एक्सप्लेनेशन है उसके पास कि भाई ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होगा, है ना। तो मैं समझता हूं ये बात समझ में आ गई होगी कि वो कहना क्या चाह रहा है। अब हमें ये एक्सप्लेन करना है कि वो 90 डिग्री पर ही क्यों होता है, मतलब 90 डिग्री के अलावा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कोई भी एंगल, मतलब किसी एंगल पर नहीं हो, क्यों नहीं हो सकता, है ना। अच्छा बच्चों एक और चीज समझो फील करने के लिए, कि जैसे हमने पढ़ा था कि जो फील्ड लाइन्स है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, है ना। तो अगर मान लो मैं कोई फील्ड लाइन ऐसे बना दूं तो ये कहना गलत थोड़ी होगा कि ये लाइन पॉजिटिव से निकल रही है ना। ये भी लाइन पॉजिटिव से निकल रही है, इसको भी निकलना बोलेंगे, इसको भी निकलना बोलेंगे। अब आपके दिमाग में हो सकता है बत्ती जली होगी कि हाँ यार सोचने वाली बात है, निकल तो ये भी रही है, निकल तो ये भी रही है पॉजिटिव चार्ज से, लेकिन वो क्या कर रहा है कि ऐसे निकलेगी कि ऑलवेज कितना एंगल बनाते हुए निकलेगी, 90 डिग्री का एंगल। अब बच्चों हमको ये प्रूव करना है कि 90 डिग्री का एंगल ही बनाते हुए जाएगी। तो बच्चों अभी जो मैंने अभी पहली प्रॉपर्टी में कंट्राडिक्शन, है ना, तो वो कह रहा है कि भाई 90 डिग्री पे ही लेगी। हम बोले कि यार एक देखते तो हैं कि अगर कोई और एंगल लेते हैं तो आखिर प्रॉब्लम क्या आती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया बच्चों कि ये साहब कंडक्टर, ठीक है, ये हो गया कंडक्टर, ठीक है। अब साहब मैंने मान लिया मैं इसका अपोज कर रहा हूं, मैं बोला मैं नहीं मानता यार, मैं तो देखूंगा कि थीटा एंगल पर कोई और एंगल 90 के बराबर लेता हूं तो क्या दिक्कत आती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है सपोज इस कंडक्टर पर, ठीक है, और मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री का एंगल न बनाते हुए कंडक्टर के सरफेस से थीटा एंगल बना रहा है, और ये सपोज पॉइंट है मेरा P, और मैं एक पॉइंट यहां पर ले लेता हूं ये Q। क्लियर बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, बहुत मजेदार एक्सप्लेनेशन निकलेगा।
तबीयत खुश हो जाएगी आपकी, है ना। और ये है साहब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब साहब अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहेंगे ना तो आप महसूस करेंगे कि बाकी फिजिक्स मिल रही है कुछ। मैंने आपको ध्यान हो एक बात कई बार रिपीट की है, कभी भी फिजिक्स में अगर आप किसी वेक्टर को प्लेन में लाई करता हुआ देख रहे हो उसके कंपोनेंट कर दो, है ना। तो इसके जब मैं कंपोनेंट करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन में है और ये एक्स ये वाई तो प्लेन में है, एक्स और वाई के बीच में, तो मैं इसके कंपोनेंट करूंगा तो ये कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों ई कॉस थीटा, ये पॉइंट क्यू है ना। और इसके परपेंडिकुलर बच्चों ये हो जाएगा ई साइन थीटा, ठीक है। अब साहब कहने का मतलब दो फील्ड हो गए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था हमने उसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया, एक तो कंडक्टर के सरफेस के पैरेलल हो गया ई कॉस थीटा, और एक कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया ई साइन थीटा, ठीक है बच्चों। तो मैं इन दोनों को यहां पर बना लूं अलग अलग चीजों को समझने के लिए कि ये साहब ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, ठीक है। ये कौन सा कंपोनेंट है बच्चों, ई साइन थीटा, है ना। और ये बच्चों ये है मेरा ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, ई कॉस थीटा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है पी और क्यू, मान लीजिए ये पॉइंट है मेरा पी और ये पॉइंट है मेरा क्यू, ये वाले। सिमिलरली ये पॉइंट है मेरा इसमें पी और ये पॉइंट है साहब मेरा क्यू, ठीक है। अब साहब सपोज करो कि पॉइंट पी पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, ठीक है। पॉइंट पी पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, तो यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू और वो फील्ड में रखा हुआ है कितने में, ई साइन थीटा में, समझ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा हुआ है तो उसमें फोर्स लगेगा, किधर पॉजिटिव चार्ज है तो इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा इधर, ठीक है बच्चों। और कितना लगेगा क्यू ई, तो क्यू और ई कितना ई साइन थीटा, तो क्यू ई साइन थीटा इधर फोर्स लगेगा इतना। और ये चार्ज सपोज करो पी से क्यू की तरफ जा रहा है ऐसे, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, मान लिया मैंने एल। पी से क्यू मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि पी और क्यू के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, एल है। तो बच्चों फोर्स ये तो हो गया फोर्स अपवर्ड और डिस्प्लेसमेंट हो गया हॉरिजॉन्टल, दोनों में एंगल हो गया बच्चों कितना, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल है बच्चों, तो W जो हो जाएगा इसकी वजह से, जो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से W जो होगा वो वर्क डन, सपोज W1 है तो वो वर्क डन क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, है ना। एफ एस कॉस थीटा, थीटा 90 है तो वर्क डन 0, ठीक है। अब सपोज करो अब आते हैं जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके लिए, तो सेम प्रोसेस, चार्ज पी से क्यू जा रहा था, है ना, और डिस्प्लेसमेंट है एल, तो फोर्स किधर लगेगा बच्चों, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर फोर्स लगेगा आपका कितना क्यू ई, और ई कितना ई कॉस थीटा, तो क्यू ई कॉस थीटा, ठीक है। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, है ना। तो यहां पर जो वर्क डन आएगा बच्चों, ये जो वर्क डन आएगा इसके लिए W2 वो आएगा आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि थीटा हो गया 0, थीटा 0 हो गया तो cos 0 की वैल्यू 1, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कितना है बच्चों क्यू ई कॉस थीटा, ठीक है, क्यू ई कॉस थीटा और इंटू डिस्प्लेसमेंट एल, तो बच्चों वर्क डन आ गया क्यू ई cos theta into L which is not equal to 0, clear, which is not equal to 0। कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के साथ कोई भी एंगल बनाए, ठीक है, मतलब अगर ऐसा होता कि वो कोई भी एंगल बना सकता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते, एक कंपोनेंट ई साइन थीटा, एक कंपोनेंट ई कॉस थीटा, और अगर कंडक्टर पर कोई चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा होता, अगर कंडक्टर पर कोई चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा होता, तो
एक कंपोनेंट का वर्क डन 0 होता और दूसरे कंपोनेंट का वर्क डन 0 नहीं होता। तो कहने का मतलब अगर हम उस केस में टोटल वर्क की बात करते तो टोटल वर्क कितना होता, W1 प्लस W2। ठीक है, W1 तो 0 है तो W2 कितना होता, QEL और इनटू cos थीटा। कहने का मतलब उस केस में इतना वर्क डन होता। ठीक है बच्चों, लॉजिक क्या चीज होती है, लॉजिक क्या चीज होती है, फिजिक्स में ये चीज समझ में आ जाती है कि वाकई यार लॉजिक कोई चीज होती है ना। ऐसा कब होता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के साथ कोई भी एंगल बना रहा होता तो हमें एक नेट वर्क डन मिलता, अगर कोई चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा होता कंडक्टर के सरफेस पर। अब बच्चों अभी अभी इससे पीछे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कंडक्टर का सरफेस तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। कंडक्टर का सरफेस तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब जितना पोटेंशियल P पर होगा उतना ही पोटेंशियल Q पर होगा। समझ रहे हैं? तो अगर वो बात सही है तो P से Q अगर कोई चार्ज जा रहा है, P से Q अगर कोई चार्ज जा रहा है तो बच्चों वर्क डन होगा W इजिकल टू Q इंटू डेल्टा बी, है ना, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। और डेल्टा बी का मतलब Q VQ माइनस VP, है ना, क्योंकि कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो जितना P पर पोटेंशियल होगा उतना ही Q पर होगा। इसका मतलब दोनों पोटेंशियल इक्वल हैं तो वर्क डन क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। सही है साहब? कहने का मतलब अगर कंडक्टर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ये जो वर्क डन है ये 0 होना चाहिए, कोई वर्क डन नहीं होगा। कहीं से कहीं ले जाओ चार्ज को कंडक्टर के सरफेस पर, क्योंकि कहीं से किसी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे ले जाओ, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो W इक्वल टू 0 होगा ऑलवेज। क्लियर? और अगर ये बात सही है कि कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, मतलब एंगल बना सकता है, तो फिर वर्क डन 0 नहीं आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि भाई हो सकता है कि कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस ना होता हो, ये भी तो मन में आ सकता है। तो अगर ऐसा होता बच्चों तो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है तो फिर तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं होता, और उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता फिर तो उसके अंदर चार्ज भी रह सकता था। समझना बात को? इसका मतलब अगर कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है तो फिर कंडक्टर की सारी प्रॉपर्टी गलत है। तो इट मींस कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये बात एक पक्का बात है, तो ये बात को हम टाल नहीं सकते। तो वर्क डन तो 0 ही होना चाहिए बच्चों। ये वर्क डन जो आ रहा है ये आना नहीं चाहिए, ये 0 होना चाहिए। अब थिंक लाइक अ फिजिसिस्ट बच्चों, मैथमेटिक्स बोलता है और मैथमेटिक्स कह रहा है कि W कब 0 होगा, W ये कब 0 होगा, जब ये थीटा यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री, और ये थीटा क्या है, ये थीटा यही तो है बच्चों। तो अगर इस थीटा को मैं 90 कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गया कंडक्टर के सरफेस के, कहानी खत्म, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर कंडक्टर के ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हुआ, ऐसे हुआ 90 डिग्री पर, और चार्ज यहां से यहां जा रहा है सरफेस पर, है ना, तो चार्ज ये Q यहां से यहां जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट L हो गया, फोर्स इस पर ऑलवेज इधर लगेगा QE, है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल ऑलवेज 90 डिग्री रहेगा, और वो वर्क डन ऑलवेज क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। तो दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के ऑलवेज क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। मैं समझता हूं कि ये प्रॉपर्टी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों एक प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी और है, उसे और करते हैं। तो बच्चों ये लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी कंडक्टर से रिलेटेड, द सरफेस चार्ज डेंसिटी। द सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ये सिग्मा, है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया, इज हाई वेयर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज स्मॉल। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है पहले वो समझते हैं कि सपोज कीजिए ये एक इरेगुलर शेप का कंडक्टर है, मतलब कहीं पर रेडियस ज्यादा है कहीं पर रेडियस कम है। अगर इस तरह का कंडक्टर है और हमने उसको चार्ज दिया,
तो वो ये कहना चाह रहा है कि जहां कंडक्टर के सरफेस की रेडियस ज्यादा होगी, जैसे ये वाला बड़ा सर्किल लग रहा है ना, ये है ना, रेडियस ज्यादा है, तो कहने का मतलब वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी, मतलब चार्ज दूर दूर होगा, है ना। और जहां रेडियस कम होगी, जैसे इस पोर्शन की, वहां पर चार्ज पास पास होगा, ठूस ठूस के भरा हुआ होगा, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब जहां आर ज्यादा होगी वहां सिग्मा कम होगी, है ना, और जहां आर कम होगी वहां सिग्मा ज्यादा होगी। तो बच्चों बात आती है कि आपको सर ये बात कैसे पता चली, तो अब मैं वो बात बताने जा रहा हूं। सपोज कीजिए बच्चों ये दो स्फीयर हैं अलग अलग रेडियस के, ठीक है, और ये दोनों एक वायर से कनेक्ट हैं। ये बात अभी आपको आगे पता चल जाएगी। फिलहाल ये दोनों वायर से कनेक्ट हैं, तो दोनों के पोटेंशियल, सपोज इसका V1 है और इसका V2 पोटेंशियल है, तो दोनों के पोटेंशियल्स क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। और इसकी रेडियस है बच्चों सपोज R1, टेंशन ना लें, ये बात आगे चल के वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। अगर दो स्फेरिकल, मतलब दो कंडक्टर्स को अगर हम एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दें, तो दोनों का पोटेंशियल आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। तो ये हम तब की ही सिचुएशन ले रहे हैं कि जब ये दोनों कंडक्टर के अलग अलग पोटेंशियल थे, हमने दोनों को जोड़ दिया तार से, और उन दोनों के पोटेंशियल V1 V2 क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है। इस पर चार्ज है, पोटेंशियल सेम हो गए जब Q1, और इस पर चार्ज है आपका Q2, क्लियर। अब स्फेरिकल कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, है ना। तो इसका जो पोटेंशियल होगा बच्चों V1, वो होगा K Q1 अपॉन R1, पॉइंट चार्ज वाला, और जो V2 होगा बच्चों वो क्या होगा, K Q2 अपॉन R2, ठीक है, क्योंकि दोनों के पोटेंशियल इक्वल है, तो V1 इक्वल टू V2, तो K Q1 R1 इक्वल टू K Q2 अपॉन R2, K से K कैंसिल, तो बच्चों ये हो गया आपका Q1 R2 इक्वल टू Q2 R1, ठीक है। अब हम जानते हैं बच्चों के सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन A, तो यहां से Q इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू A, ठीक है। तो कहने का मतलब Q1 की जगह बच्चों हम क्या रख सकते हैं, सिग्मा 1 इंटू A1, है ना, Q1 की जगह पर, तो सिग्मा 1 इंटू A1, और ये R2 इक्वल टू Q2 की जगह हम रख सकते हैं सिग्मा 2 और इंटू A2, और ये हो जाएगा बच्चों आपका R1, ठीक है। अब A1 क्या है, A1 है सरफेस 1 का सरफेस एरिया, स्फीयर 1 का सरफेस एरिया, तो सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R1 स्क्वेयर, और ये आपका R2, ठीक है। सिग्मा 2 A2 है स्फीयर 2 का सरफेस एरिया, तो 4 पाई R2 स्क्वेयर, और ये हो गया बच्चों R1, ये R1, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और बच्चों R1 से एक R1 कैंसिल, ये, और R2 से बच्चों ये एक R2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा 1 इंटू R1, सिग्मा 1 इंटू R1 इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू R2, है ना। कहने का मतलब सिग्मा इंटू R इज इक्वल टू कांस्टेंट, सिग्मा इंटू R इक्वल टू कांस्टेंट, तो बच्चों दिस इंप्लाइज सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जो आपको पॉइंट में कहना चाह रहा था वो आपके सामने आ गया कि अगर एक इरेगुलर शेप का अगर कोई कंडक्टर है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, जहां रेडियस ज्यादा है वहां चार्ज दूर दूर होगा डिस्ट्रीब्यूटेड, और जहां रेडियस कम है वहां चार्ज पास पास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कंडक्टर की, ये, ठीक है। तो आज का बच्चों लेक्चर मैं समझता हूं कि आपके ये 5 प्रॉपर्टी थी कंडक्टर से रिलेटेड, और आपको ये लॉजिकली डीप में जाके अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू।